हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन के इस भाग में। इसमें हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं जो है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 इसमें हमको अभाज्य गुणनखंडों यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबको मतलब तोड़ना है फैक्टर के रूप में और दिखाना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा आंसर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करने से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो छोटी संख्या चूज करते हैं जिससे वो पूरी पूरी तरह से भाग लग जाएगा। तो 2 है, 2 से 70 बार में 140 होता है, फिर 2 से जाएगा 70 तो 35 हो गया, फिर 35 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा, 5 7 35। इस तरह से आपका और 7 आ गया। फिर 7 का तो फिर 7 तो खुद में अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये तो नहीं जाएगा और 1 से देने से भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस तरह से 140 का अभाज्य गुणनखंड आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 156 है। 156 को हम लोग 2 टाइम्स में जब देते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 7 टू 14 से कैरी ओवर 1 और 6 8, फिर 8 टू 16 हो जाएगा। इस तरह से 78 यानी कि 78 आएगा। 78 दूनी 156 होता है, ठीक है। फिर 2 से जाएगा ये 39 हो जाएगा। उसी तरह से फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखेंगे, 3 से आपका 13 बार में पूरी तरह से 39 कट जा रहा है, यानी कि 39 पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 आ गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 को पावर 2 गुना 3 गुना 13 हो गया आंसर। फिर है 3825। इसको हम लोग 2 से विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि आखिर में यह अभाज्य संख्या है 5 जो 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम उसको 3 से देकर देखने की कोशिश करते हैं। तो 3 से देने से भाग ये पूरी तरह से कट जाता है और आता है हमारा 1275। फिर से इसको 3 से देंगे तो आएगा 425, फिर 3 से भी नहीं जाएगा, फिर सीधे 5 से दे देते हैं तो 85 आएगा आपका। फिर अगेन 17 5 जा 85 होता है, 17 5 85। तो इस तरह से आपका 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। यानी कि 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 इंटू 17 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर 5005 को देखते हैं। 5005 में क्या होगा, ये 3 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, सीधे 5 से 5 1 5 0 0, फिर 5 1 5, फिर 5 से नहीं जाएगा, फिर 7 से देते हैं भाग तो फिर कितना आता है 143। फिर 143 अगेन किस में देंगे, 11 से भागा। तो 11 से जब देते हैं इसको विभाजित करते हैं तो कितना आएगा 13। तो इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। फिर बात करते हैं 7429 का। 7429 को सीधे हम लोग 17 से ही हमको देना होगा क्योंकि बाकी किसी भी संख्या से 1 से 2 से 7 से 9 से किसी से नहीं ये विभाजित होगा, ठीक है। तो इसको 17 से जब डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारा 437। फिर ये 19 से जाएगा 23 में। 23 तो वैसे ही अभाज्य संख्या है लेकिन फिर भी इसको देना चाहते तो आप एक से दे सकते हो। तो इस तरह से इसका क्या आएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23 आएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइज करने के बाद 7429 का कितना आएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23 आपका आंसर है। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और साथ में जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको जान लेते हैं। एचसीएफ यानी कि हायर कॉमन फैक्टर, एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ फैक्टर है, यहाँ पे मल्टीपल है, या दोनों ही कॉमन होगा। फैक्टर मतलब होता है फैक्टर आर द नंबर्स बाय विच वी मल्टीप्लाई टू गेट द अनदर नंबर, यानी कि फैक्टर वे सारे नंबर होते हैं जिससे हम किसी भी संख्या को गुना करके और दूसरे संख्या उसका मिल सकता है, ठीक है, उसका मल्टीपल मिल सकता है। और मल्टीपल किसे बोलते हैं, मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाई बाय द अनदर नंबर, यानी कि इसको हिंदी में अपवर्त या गुणज भी बोलते हैं।
जैसे कि मान लेते हैं 2 एक संख्या है, इसको 3 से हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 6। तो यानी कि 6 2 का गुणज क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग का 6 का गुणज क्या हो सकता है, 3 गुना 2, ये दोनों ही 6 का अपवर्त्य है। 2 और 3 क्या है, अपवर्त्य है। ठीक है, मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल कितना आ रहा, 6 आ रहा। दोनों में यही फर्क है, फैक्टर और हमारा गुणज में। ठीक है, फैक्टर को हम लोग भाज्य बोलते हैं या फिर गुणनखंड बोलते हैं। ये छोटा वैल्यू होता है और ये जो मल्टीपल है इसमें बहुत सारे संख्याओं का किया हुआ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 है। सबसे पहले दोनों को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या आता है। 26 को फैक्टराइज करने पर हम लोग ये 2 से 13 टाइम्स में जाएगा, 13 2 जा 26, और अगेन 91 को यदि करते हैं तो 7 टाइम्स में जाएगा 13 से। ठीक है, तो 26 का आपका फैक्टराइजेशन करने से कितना आता है, 2 इंटू 13, और 91 का 7 इंटू 13। ठीक है, तो आवाज गुणनखंड हम लोग को मिल चुका है दोनों का। एचसीएफ फाइंड करते हैं अभी। एचसीएफ क्या होता है कि हम लोग का क्या बोले, कॉमन फैक्टर, यानी कि गुणनखंड दोनों में से क्या कौन सा गुणनखंड मिल रहा है। देखिए 26 और 91 में क्या है, 13 है और 13 है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 13। और मल्टीपल हमको चाहिए यहाँ पे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 13 तो होगा ही, ये भी तो दोनों में है ही, साथ ही साथ कॉमन है, और साथ में जो नहीं है मतलब जो बच जा रहा है उसको भी हम लोग लिस्ट कॉमन में, मतलब कॉमन मल्टीपल में ले लेते हैं, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 13 हो जाएगा। इस तरह से एलसीएम आपका 182 आएगा। अब थोड़ा हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच में क्या दिखाना है हमें, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि 26 इंटू 91, ये दो संख्या हमारा दिया हुआ है, दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से हम लोग कितना आता है, 2366, और इधर एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम 182, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी हम लोग को सेम डिजिट्स आ रहा है। इस तरह से एलएचएस बराबर आरएचएस ये सत्यापित हो चुका है। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हम लोग का फॉर्मूला है ये पूरी तरह से लागू हो रहा है ये दोनों नंबर पे। ठीक है, यानी कि दो संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 510 और 92। तो ये दोनों का जब गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का जब करते हैं तो 2 गुना 23। अब ये दो का यहाँ पे एचसीएफ क्या है, फैक्टर क्या है, दोनों में सेम, सिर्फ 2 है, तो एचसीएफ हो गया 2, और एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो लेना ही है और जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लेना है। तो इस तरह से ये आ गया आपका 23,460। अब जांच कर देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब संख्या क्या क्या है, 510 और 92, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 आएगा, और एचसीएफ और एलसीएम को दोनों को गुना करने से हमारा वही चीज आ रहा है जो दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। इस तरह से कह सकते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तीसरे नंबर पे कितना दिया है, 336 और 54। 52 आप प्रैक्टिस के लिए अपने कॉपी में एक्स्ट्रा रफ में बना सकते हो। इसको मैंने फैक्टराइज करके रखा हुआ है यहाँ पे, आप सिर्फ उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके दूसरे तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बुक के हिसाब से चलने से हमारे कितना दिया है, 336 और 54। तो यहाँ पे 336 को जब हम लोग 2 से भागा देते हैं तो 168 आता है, फिर 2 को अगेन देते हैं भागा तो 84 आएगा, फिर 82, फिर 21, फिर 21 तो 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से देते हैं 7 21। इस तरह से 336 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यानी 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7। और 54 का आ जाएगा 27 2 जा 54, 9 3 जा 27, और 3 3 जा 9। ठीक है, तो 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3। अब एचसीएफ हम लोग को क्या है, एचसीएफ हम लोग को फाइंड करना है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी तो 2 है तो 2 आ गया, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, फैक्टर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब मल्टीपल में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोग देखते हैं जो सबसे बड़ा वैल्यू है ये दोनों में, जैसे 2 to the power 4 है, यहाँ पे 2 to the power 1 है, तो यहाँ पर 2 to the power 4 लेना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 to the power
3 है, तो यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू है उसी को लेंगे। लिस्ट को मल्टीपल बोल रहा है, जो गुना में सबसे ज्यादा है उसको लेना है। जैसे कि यहाँ पे 3 कितने बार गुना है, 3 बार गुना, तो इसको लेंगे। यहाँ पे फिर बच क्या जा रहा है, 7, तो 7 हो गया। इस तरह से लिस्ट को मल्टीपल कितना आया, 3024। अब वेरीफाई करते हैं यानी कि जांच करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी कि दो संख्याओं का गुणनखंड इज इक्वल टू कितना होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो अब संख्या क्या क्या है, 336 और 54। 336 और 54 ले लिए, एचसीएफ हमारा 6 आया है और एलसीएम 3024 यानी कि 3024 उसको ले लिए हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस हमारा दोनों ही समान है, हेंस ये प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा कि 2 डिजिट दिया हुआ उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था। तो अब यहाँ पे अब हम लोग का क्या है, 3 डिजिट दिया है, 12, 15 और 21। इसको भी वही करना है, निम्नलिखित पूर्णांक को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स एंड बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा कोई मेथड नहीं अप्लाई करना है, यहाँ पे हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो सबसे पहले हर एक डिजिट का हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे 12 है, 15 है और 21 है। तो 12 को जब हम लोग सबसे छोटा डिजिट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो सकता है, एक तो, लेकिन एक तो लेना नहीं है क्योंकि एक से डिवाइड करने से तो वही डिजिट आ जाएगा। तो उससे थोड़ा बड़ा यानी कि 2 से लेते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 से 6 टाइम्स में किया, फिर 6, फिर अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 तो हमारा प्राइम नंबर है और इसको भाग देने की कोई जरूरत आगे नहीं है क्योंकि 1 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। नेक्स्ट 15 है, 15 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देते हैं, 3 से 3 5 जा 15 और 21 भी 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। इस तरह से सबका हमने गुणनखंड कर लिया है। अब 12 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं इंटू 3, और बाकी तो एज इट इज वही रहेगा। एचसीएफ क्या होगा, दो जो सब में मिल रहा है यानी कि 3 3 3 जो हमारा सब में है। ठीक है, अगेन अब हमारे पास क्या है, एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का मल्टीपल देखना है, कॉमन मल्टीपल जो सबसे बड़ा वैल्यू में है। यहाँ पे 2 टू द पावर 2 तो वही लेंगे। उसके बाद 3 तो सब में, तो 3 तो कॉमन है तो लेना ही है। फिर 5 और 7 भी हम लोग ले लेंगे। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 420 आपका एलसीएम है। ठीक है, नेक्स्ट 17, 23 और 21। ये देखिए तीनों ही डिजिट्स प्राइम नंबर है, तो ये तो किसी से जाने वाला है नहीं, डिवाइड एक के अलावा और खुद के अलावा। तो इसका जो भी फैक्टराइजेशन होगा सीधा हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया और एलसीएम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 11,339 आंसर। नेक्स्ट 8 है, 9 है और 25 है। 3 नंबर पे बात करते हैं। यहाँ पे कितना दिया है, 8 9 है, 25। 8 आपका 2 से चल जाएगा डिवाइड, तो 4 हो जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 9 है, 9 3 3 जा 9, 5 5 5 जा 25। तो 8 का जो भी है आपका गुणनखंड फैक्टराइज करने पर हमको कितना आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 3, और 9 यानी कि 9 का 3 इंटू 3 यानी कि 3 गुना 3, 25 का 5 गुना 5, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा यानी 5 टू द पावर 2। तो एलसीएम तो हमारा सबसे बड़ा वैल्यू सब ले लेंगे, आ गया 1800। लेकिन एचसीएफ पे तो कोई तो यहाँ पे कॉमन है ही नहीं फैक्टर, तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं है तो 1 तो है ना एटलीस्ट, तो इसलिए हम लोग 1 यहाँ पे ले लेंगे एचसीएफ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर में 4 में हमारा एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्या का एचसीएफ दिया है 306 और 657 का कितना दिया है, 9 है। फिर एलसीएम कितना दिया है, नहीं दिया, हमको फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम, ये दोनों डिजिट का जो है हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उस पर बात करते हैं। क्या दिया है हमारे पास, दिया है एचसीएफ दोनों का कितना है, 9। वी हैव टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात
हमें ज्ञात करना है क्या, एलसीएम ज्ञात करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो अब मान लीजिए अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ है, तो जब साइड चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्या का गुणनफल जो है उसके नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सजा के। तो अब दो संख्या गुणनफल क्या क्या है, 306 और 657, और एचसीएफ हमारा 9 है, तो 9 नीचे में लिख लिए। अब इसको हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, काट लेते हैं, तो कितना आएगा, 7 9 जा 63 हो जाएगा। यहाँ से 2 और 9, 9 3 जा 27, तो 306 और 73। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 22338। इस तरह से हमारा एलसीएम कितना आ जा रहा है, 22,338। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन को पहले समझिए, यानी कि 6 का पावर कोई भी संख्या ले लीजिए, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, 6 का पावर 4, इस तरह से कोई भी संख्या लेते हैं। और जब इसको निकालते हैं जो भी संख्या, क्या वो कभी जीरो पे, वो जो संख्या निकलेगा, कोई भी संख्या मान लीजिए निकलता है, क्या जीरो पे वो खत्म होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, आपको दिखाना है, जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन सी संख्या ऐसा हो सकता है कि किसके गुना करने पे लास्ट में जीरो आएगा। तो किसी संख्या का अंत में यदि जीरो हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। सीधी तरह से आप समझ सकते हो इसको, जैसे मान लीजिए 100 है, इसको हम 10 से तो डिवाइड कर सकते हैं या फिर विभाजित कर सकते हैं। कोई भी संख्या लीजिए जो लास्ट में जीरो हो, जैसे कि 50 हो गया, ये भी 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का अंत में यदि जीरो हो तो वह संख्या 10 से विभाजित यानी 10 से विभाजित पूरी तरह से हो जाएगी। और संख्या 10 से विभाजित होने से 2 और 5 से भी विभाजित होगी, क्योंकि जो 10 है 2 इंटू 5, यानी कि 2 एंड 5 से मिलकर बना है, 2 इंटू 5 से मिलकर बना है। ठीक है, तो मतलब जो संख्या 10 से विभाजित होगी वो 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। अब 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 6 का पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 पावर n। सेपरेट कर लेते हैं, 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n। यहाँ पे 2 तो है ऑलरेडी, चलिए पहला जो कंडीशन हमारा था वो 10 से डिविजिबल होने के लिए 2 होना था, तो 2 है। लेकिन यहाँ पे 3 है, 5 नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंतिम में यदि आपको जीरो लाना है किसी संख्या का तो वह 2 इंटू 5 का पावर में ही होना है। तो यहाँ पे 3 है, ये नहीं है, तो 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए ये विभाजित 5 से नहीं होगा। 5 से जब विभाजित नहीं होगा तो फिर ये लास्ट में जीरो होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्याख्या करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, हमको इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इसका जब हम लोग हल करते हैं तो हम एक चीज जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 6 लेते हैं, तो 6 किससे किससे भाग लग जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, तो 2 से अधिक भाजक है ना इसका। एग्जाम्पल के तौर पे और एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 9, तो 1 से जाएगा, 3 से जाएगा ये, और
9 से जाएगा, तो है ना, ये भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या, जैसे कि वो खुद से जाएगा और सिर्फ 1 से जाएगा। तो 1 और 3, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि हम 3 को लेते हैं तो सिर्फ 1 से और 3 से ही जाएगा, तो इसको प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो जो पहला संख्या दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। एग्जाम्पल पे हम लोग अभी क्या सीखे, हम लोग जाने कि जो भाज्य संख्या होता है उसका भाजक क्या होता है, 2 से अधिक होता है। तो हमको इसको भाजक सिद्ध करने के लिए, भाज्य संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करना है कि इसको हम लोग को भाजक के रूप में 2 से ज्यादा संख्या को दिखाना होगा। तो एग्जाम्पल के अनुसार अभी हम लोग जब जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, 13 को कॉमन के रूप में बाहर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, और ये हो जाएगा 77 U1, तो 78 हो जाएगा। 13 इंटू 78, तो 78 को फिर से यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 13 इंटू 6 में टूटेगा। तो अब हमारे पास संख्या क्या क्या है, 13 इंटू 6 और 1 है। तो 3 संख्या है ना, 1 गुना 6 गुना 13 गुना 13, यानी कि 1 6 और 13, 2 से अधिक भाजक संख्या हो गया ये पूरा संख्या का। इस तरह से यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरी संख्या लेते हैं जो 7 से लेकर 1 तक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया हुआ और प्लस उसके साथ 5 है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से भी हम लोग 5 निकाल सकते हैं कॉमन के रूप में, और यहाँ से भी 5 ले सकते हैं। तो यहाँ से जब 5 ले लेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे हम लोग का जो बाकी सब डिजिट है वो सब बच जाएगा, सिर्फ 5 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 1008, और इधर 1, इसको यदि जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 1009 गुने 5। और एक तो हमेशा रहेगा ही छुपा हुआ, क्योंकि एक तो ऐसा संख्या है जो हर एक संख्या से गुना होने से भी वही संख्या आता है। तो इस प्रकार से इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 5 और 1009 है, इसलिए यह संख्या भी भाज्य संख्या है। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलो ठीक है, मान लेते हैं एक वृत्ताकार हमारा पथ इस तरह से है। अच्छे से गोल तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप एज्यूम कर लीजिए ये गोल है। ठीक है, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक लड़की है सोनिया, मान लेते हैं यहाँ पे खड़ी है, एस से इसको डिनोट कर लेते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगता है, पूरा एक चक्कर यहाँ से लेकर फिर यहाँ फिर वापस पुनः अपना स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु पे आने के लिए कितना टाइम लगता है उसको, 18 मिनट का समय लगता है। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में कभी रवि को 12 मिनट का समय लगता है। यानी कि रवि ज्यादा फास्ट से दौड़ता है, उसको कम समय लगता है, तो 12 मिनट में रवि इसको पूरा कर लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ से भी रवि भी स्टार्ट करता है और सोनिया भी स्टार्ट करता है दौड़ने के लिए। मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये दोनों चलते हैं। ठीक है, तो अब एक चक्कर पूरा करने में यदि सोनिया को 18 लग रहा है और रवि को 12 लग रहा है, तो रवि जल्दी पहुंच जाएगा इस स्थान पे और पुनः फिर चक्कर लगाते रहेगा। तो इसी चक्कर लगाने के दौरान सोनिया भी मतलब चक्कर लगाएगी आगे। तो जब दोबारा मिलेंगे, कहीं पे भी मिलेंगे, इसी स्थान पे जब मिलेंगे तो कौन सा समय होगा, हमको कम से कम वह समय निकालना है जिसमें वह दोनों पुनः अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाए। तो कम से कम समय निकालना है, प्रारंभिक बिंदु पे मिलने वाला वह समय जो पुनः वो लोग चक्कर लगा के पहुंचते हैं। हो सकता है 2 चक्कर 3 चक्कर, कोई भी एक चक्कर में तो कंप्लीट होगा दोनों का। आज जो एक ही जगह पे आके मिलेंगे जब दोनों, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब कहीं भी कम से कम लिखा रहता है, कम से कम या फिर लिस्ट वैल्यू फाइंड करना रहता है, तो हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। ठीक है, तो अब एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे 18 का 12 का। तो 18 को फैक्टराइज करेंगे, यानी कि गुणनखंड करने से हमारे पास आता है 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का 2 गुना 2 गुना 3।
इस तरह से हमारे पास संख्या ये दोनों मिलती है। तो एलसीएम क्या होगा, दोनों में से कॉमन और मल्टीपल जो बड़ा है तो यहाँ पे 2 का पावर 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 का पावर 2 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 गुना 3 ये 9, तो आ जाएगा आपका 36। तो 36 मिनट का समय लगेगा दोनों को ही पूरा मतलब एक जगह पे फिर से मिलने के लिए। जो प्रारंभिक बिंदु है उस जगह पे दोनों जब मिलेंगे तब कितना समय बिता चुके होंगे दोनों दौड़ते हुए, 36 मिनट। ठीक है। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे।